साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है और आप सबको संविधान दिवस की बधाई। संविधान दिवस के ठीक एक दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय का एक शानदार ऑर्डर आया है। कुछ लोग हैं जिन्हें भारत का सेकुलर होना पसंद नहीं है। उनमें वे लोग भी हैं जो विदेशों में रहते हैं और वो विदेशों में इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि उन देशों का जो नेचर है वो सेकुलर है और वहाँ सभी धर्मों के लोग खा सकते हैं, कमा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। लेकिन वो लोग भारत में अपना कमाया हुआ पैसा भेजते हैं ताकि भारत जो है एक सेकुलर राष्ट्र नहीं रह सके। उनके लिए पाकिस्तान और वर्तमान अफगानिस्तान का जो रास्ता है वही सच्चा रास्ता है। उन लोगों की कोशिश है कि भारत भी पाकिस्तान और वर्तमान अफगानिस्तान के रास्ते पर चले। ऐसे लोग नहीं चाहते कि भारत में सभी लोग प्रेम से मिलजुल कर रहें, बल्कि ऐसे लोग चाहते हैं कि तमाम धर्मों के मानने वाले लोग किसी एक धर्म के मानने वालों की मनमानी पर जीने के लिए मजबूर हों। ऐसे लोगों की एक खासियत और है, ऐसे लोग नहीं चाहते कि भारत में होने वाले आर्थिक विकास में सबकी हिस्सेदारी हो और उस हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के पास संवैधानिक शक्ति हो। इसलिए ऐसे लोग चाहते हैं कि भारत के संविधान के प्रियम्बल से सोशलिस्ट शब्द को हटा दिया जाए। इसलिए 2020 में ऐसे लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की कि संविधान में से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों को हटा दिया जाए। उन लोगों की पिटीशन पर 25 नवंबर 2024 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है। आज का सवाल यही है कि भारत के संविधान से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने के लिए दायर की गई पिटीशन पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या ऑर्डर दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऑर्डर में क्या कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऑर्डर के शुरू में ही अपने पैरा 2 में ये बात कह दी है कि यह एक बहुत ही घटिया किस्म की पिटीशन थी, बहुत कमजोर दलीलों पर बनाई गई पिटीशन थी और इसलिए इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, वीकनेसेस थी और इस कारण से इस पिटीशन पर डिटेल से जवाब देने की जरूरत है ही नहीं। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है, द पावर टू अमेंड अनक्वेश्चनेबल रेस्ट्स विद पार्लियामेंट। दिस अमेंडिंग पावर एक्सटेंड्स टू द प्रीएम्बल। Amendment to the Constitution can be challenged on various grounds, including violation of the basic structure of the Constitution। यानी कि भारत के संसद को, भारत के संविधान को अमेंड करने की पावर है और वो प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकती है। ये जो अमेंडमेंट्स हैं इनको चैलेंज किया जा सकता है और अलग अलग आधारों पर चैलेंज किया जा सकता है और उनमें से एक आधार यह है कि अगर ये अमेंडमेंट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तब भी संसद के द्वारा किए गए जो संशोधन है उनको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन इस केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सेकुलरिज्म और सोशलिज्म भारत के संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा है और यह जो है संविधान संशोधन से पहले कई फैसलों में आ चुका था। कोर्ट ने अपने ऑर्डर के पैरा 3 में यह बात लिखी है कि यह बात सही है कि संविधान सभा ने इस पर सहमति नहीं दी कि संविधान में सेकुलर शब्द को शामिल कर लिया जाए, लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा है कि भारत का जो संविधान है वह एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और जैसे जैसे किन्हीं मामलों पर समझ बनती है संविधान में परिवर्तन हो सकते हैं, बशर्ते कि वह संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ न जाते हो। तो जिस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर बहस हो रही थी उस समय सेकुलरिज्म शब्द को लेकर के लोगों के एप्रीहेंशंस थे, उनकी कुछ अंदेशा था। अंदेशा क्या था? एक तो ये था कि लोगों को ये लगा कि सेकुलर शब्द आ जाने से भारत धर्म के खिलाफ माना जाने वाला एक राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके भारत में सेकुलरिज्म की जो अपनी परिभाषा बनी वह 2 आधारों पर टिकी हुई है। एक तो यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी भारतीय राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, और दूसरा यह है कि इसमें तमाम धर्मों को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की आज़ादी होगी, लेकिन उसके लिए 3 शर्तें जरूरी हैं। उस पर हम कुछ देर में बात करेंगे कि वो कौन सी शर्तें हैं जिन शर्तों के अंतर्गत कोई व्यक्ति या समूह जो है अपने धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि
राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य में कोई अगर अपने धर्म को मान रहा है या मान रही है तो उसको राज्य दंडित नहीं करेगा। ये दो बातें थी। लेकिन साथ ही ये बात भी सही है कि आर्टिकल 25 में जो धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की आज़ादी मिली हुई है या धर्म को न मानने की आज़ादी मिली हुई है और धर्म के खिलाफ प्रचार करने की आज़ादी मिली हुई है, उसकी 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें कौन सी हैं? पहली शर्त यह है पब्लिक ऑर्डर, दूसरी हेल्थ और तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। इन 3 शर्तों के अंदर रह करके, इनकी बंदिश में रह करके, इनकी सीमा में रह करके कोई भी व्यक्ति या समूह अपने धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। कोर्ट यह भी कहता है कि इस आर्टिकल के तहत और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के तहत जो राज्य है उसके पास ये शक्ति है कि वह किसी धर्म के किन्हीं प्रैक्टिसेस को रेगुलेट कर सकता है अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के फंडामेंटल राइट से टकराता हो या उन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता हो। इसीलिए जो अनटचेबिलिटी है उसको रेगुलेट किया गया। सबरीमाला मंदिर में जो महिलाओं को एंट्री दी गई उसमें भी उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसको रेगुलेट किया क्योंकि वह आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के खिलाफ जा रही थी। तो राज्य को उनको रेगुलेट करना पड़ा, चाहे राज्य का जो एक अंश है, एक भाग है सुप्रीम कोर्ट, उसने उसे रेगुलेट किया हो। इसलिए कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक बात लिखी है, द सेकुलर नेचर ऑफ द स्टेट डज नॉट प्रिवेंट द एलिमिनेशन ऑफ एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस derived from or connected with religion when they in the larger public interest impede development and right to equality। यानी अगर वो देश के विकास और राइट टू इक्वालिटी के रास्ते में रोड़ा बन रहे हो तो ऐसी प्रैक्टिसेस को राज्य जो है वह रोक सकता है। हालांकि संविधान संशोधन से पहले जिसके जरिए संविधान में जो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का शब्द आया, उससे पहले भी कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि सेकुलरिज्म जो है वह बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, वह एसेंस है भारत के संविधान की और भारत की पॉलिटी की, उसके समाज की। तो केशवानंद भारती का केस हो, SR बोमई केस हो या M इस्माइल फारूकी का केस हो, इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही सेकुलरिज्म को मान चुका था कि वह भारत के बुनियादी ढांचे के और जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है भारत की उसके साथ जाता है, वो उससे अलग नहीं है। तो इसलिए जब ये संविधान संशोधन नहीं हुआ था तब भी भारत एक सेकुलर राष्ट्र था क्योंकि हमारे पास में राइट टू इक्वालिटी था और जो आर्टिकल 25 के तहत सबको अपने धर्मों का पालन करने की इजाज़त थी, उनको अधिकार था, बशर्ते कि वह ऐसा 3 शर्तों के जो सीमा है उसमें रह करके करें। अपने ऑर्डर के पैरा 4 की लास्ट लाइन जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। वो लिखता है, आई कोट, इन एसेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द फेसेट्स ऑफ द राइट टू इक्वालिटी इंट्रिकेटली वोवन इनटू द बेसिक स्ट्रक्चर दैट डिपिक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स पैटर्न। तो यानी जो सेकुलरिज्म है वो शुरू से ही भारत के संविधान का हिस्सा रहा है, उसकी जो जिसको कहते हैं कि जो आत्मा है उसका एक हिस्सा रहा है। तो यहाँ पर संविधान संशोधन कर देने से उसकी जो बेसिक नेचर है और संविधान की बेसिक नेचर है उस पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ा हो ऐसा नहीं दिखाई देता है। अब आते हैं हम दूसरे शब्द पर, सोशलिज्म पर, कि कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है। कोर्ट ने कहा है कि शुरू से ही जो भारत की इकोनॉमी है वह मिक्स्ड इकोनॉमी रही है और जब संविधान में सोशलिज्म शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो उसका जो अर्थ है, उसका जो इंटेंट है वह क्या है? उसका इंटेंट यह है कि भारत में जो लोग दबे हुए हैं आर्थिक तौर पर या सामाजिक तौर पर, उनके उत्थान के लिए राज्य जो है विशेष प्रावधान कर सके और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका जो शेयर है वह सब तक पहुंच सके, इसकी व्यवस्था जो है राज्य कर सके। तो इस समझ के साथ जो है सोशलिज्म शब्द को रखा गया और यही व्याख्या कोर्ट ने की है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर सोशलिज्म है तो राज्य जो है सारे प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नियंत्रण करने जा रहा है, कब्जा करने जा रहा है। इसका जो अर्थ है सोशलिज्म के होने का वह इतना भर है कि जो राज्य है वह सबकी आर्थिक और सामाजिक तरक्की के लिए, इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाए, स्कीम्स बनाए और ऐसा करने के लिए संविधान में उसको शक्तियाँ प्राप्त हो।
कोर्ट ने लिखा है कि सोशलिस्ट डिनोट्स द स्टेट्स कमिटमेंट टू बी ए वेलफेयर स्टेट एंड इट्स कमिटमेंट टू इंश्योरिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो कोर्ट कह रहा है कि जो सोशलिस्ट शब्द है उससे क्या पता चल रहा है, ये बता रहा है कि जो राज्य है यानी भारतीय राज्य है उसका कमिटमेंट है वेलफेयर स्टेट की तरफ, यानी भारत एक कल्याणकारी राज्य है, इसकी तरफ उसका कमिटमेंट है। और सोशलिस्ट शब्द जो है उसी कमिटमेंट की तरफ इशारा करता है और इससे वो ये कह रहा है कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जो अवसरों की समानता है, उसके प्रति राज्य का कमिटमेंट है। ये शब्द इन दो चीजों को दिखा रहा है। तो किन दो चीजों को दिखा रहा है? एक तो ये दिखा रहा है कि जो राज्य है वह एक वेलफेयर स्टेट है, और दूसरा ये दिखा रहा है कि उसका जो कमिटमेंट है वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की तरफ है, यानी कि जो अवसरों की समानता है आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में, उसकी तरफ दिखा रहा है। तो सोशलिस्ट शब्द किसी लेफ्ट या राइट की तरफ नहीं झुका हुआ है, यानी किसी वामपंथ की तरफ या दक्षिण पंथ की तरफ नहीं झुका हुआ है, बल्कि यह शब्द जो है राज्य के दो कमिटमेंट्स को बताता है। एक कमिटमेंट है कि उसका वेलफेयर स्टेट होना, और दूसरा कमिटमेंट है कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसके प्रति वह कमिटेड है। कोर्ट लिखता है कि इन द इंडियन फ्रेमवर्क सोशलिज्म एम्बॉडीज द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस वेयर इन द स्टेट एंश्योर्स दैट नो सिटीजन इज डिसएडवांटेज ड्यू टू इकोनॉमिक और सोशल सर्कमस्टेंसेस। यानी कि जो भारतीय संदर्भ है उसमें सोशलिज्म का इतना मतलब है कि ये इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की तरफ इशारा करता है, यानी जो भारतीय राज है वह इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल पर काम करेगा, उसकी तरफ इशारा करता है, ताकि किसी को भी आर्थिक या सामाजिक स्थितियों की वजह से पिछड़ेपन का जो है भागी ना होना पड़े। अपने ऑर्डर के पैरा 6 में जो कोर्ट है वो लिख रहा है, द वर्ड सेक्युलर वॉज एक्सप्लेन्ड एज डिनोटिंग ए रिपब्लिक दैट अपहोल्ड्स इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, while socialist was characterized as representing a republic dedicated to eliminating all forms of exploitation, whether social, political or economic। यानी कि फिर से वही बात रिपीट की है इस पैराग्राफ में कोर्ट ने कि जो सेकुलर शब्द है वो ये बताता है कि भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है, और जो सोशलिस्ट शब्द है वो ये बताता है कि जो भारतीय राज्य है वो है कमिटेड है इस बात को लेकर के कि जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आधार पर जो एक्सप्लॉयटेशन है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, किसी भी रूप में है, उसको हम एलिमिनेट करेंगे, उसे हम खत्म करेंगे। तो इन तर्कों को देते हुए कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया, जो पिटीशन इसलिए डाली गई थी कि भारत के संविधान से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को हटा दिया जाए। कोर्ट ने कहा है कि ये दोनों शब्द जो है भारत के संविधान का इंटीग्रल पार्ट है, और भले ही जिस समय ये भारत के संविधान में अलग से नहीं लिखे गए थे, तब भी कोर्ट ने बार बार अपने फैसलों में ये कहा कि ये जो शब्द हैं और इसका जो निहितार्थ है वह है भारतीय संविधान और भारतीय राज्य की जो एसेंस है उसमें हमेशा से शामिल रहे हैं। जब संविधान की उद्देशिका में, प्रियम्बल में यह बात हमेशा से लिखी हुई है व्यक्ति की गरिमा, तो व्यक्ति की गरिमा कैसे इंश्योर होगी अगर उसको उसके अपने धर्मों का पालन करने की इजाजत नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, व्यक्ति की गरिमा का हनन तब भी होता है जब उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह सम्मानजनक तरीके से खाना खा सके या अपने खाने को सम्मानजनक जगहों पर खा सके। सम्मानजनक का मतलब ऐसा है कि जहाँ साफ सफाई हो, जहाँ बदबू ना आती हो, ऐसी जगहों पर खा सके। तो यानी कि चाहे आर्थिक मामला हो या धार्मिक मामला हो, ये दोनों मामले भी व्यक्ति की गरिमा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा को हमेशा से स्थान दिया गया था। इसलिए अप्रत्यक्ष तौर पर हमेशा से ये बात थी और इस पर सहमति थी कि भारत एक सेकुलर स्टेट है और एक सोशलिस्ट स्टेट है। आज के लिए इतना ही। आप सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं।